नमस्कार, मेरा नाम कल्याणी यामिनी है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है बढ़ती गर्मी यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। और इसी पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पर्यावरण विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी। तो मैं सबसे पहले इनको नमस्कार करना चाहूंगी। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसका आम आदमी के जीवन में असल मतलब क्या है? देखिए कल्याणी जी, पहले तो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप जनसंचार की छात्रा होते हुए इतने महत्वपूर्ण विषय पे आज हमसे आप चर्चा करने आई हैं। निश्चित रूप से ये आपकी पर्यावरण के प्रति जो आपकी जागरूकता है, वो आपकी जो जिम्मेदारी है, वो प्रदर्शित करती है कि आप रिस्पॉन्सिबल अपने आप को महसूस कर रही हैं। जहां तक ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न है, वो बड़ा ही आज की तिथि में प्रासंगिक है और गर्मी का महीना शुरू हो गया है और अभी मई शुरू हुई हुई है। लेकिन गर्मी ने यह एहसास दिला दिया है कि इस बार हाँ, इसकी जो सीमाएं हैं, ये फिर से एक बार लांघी जाएंगी और अतिशय टेम्परेचर, अतिशय ताप का हमको झेलना पड़ेगा। अ, इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत से प्राकृतिक कारण भी हैं और बहुत से मानव जनित कारण भी हैं। जो प्राकृतिक कारण हैं, वो भी कहीं न कहीं मानव जनित कारण से ही प्रभावित होते हैं। हमने पर्यावरण में कुछ न कुछ ऐसा किया है, जिससे कि जो हमारे प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, वो प्रभावित हुई हैं, उनका रूप प्रभावित हुआ है। जैसे अतिशय वर्षा, अतिशय सूखा, ये अपने आप नहीं हुआ है तो प्राकृतिक, लेकिन ये अपने आप नहीं हुआ है। इसको इसको जन्म देने वाले हम ही हैं। हमने पेड़ पौधे काटे, जिसकी वजह से सूखा और गर्मी बढ़ रही है। जब सूखा बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से पानी का भी जो है वो अनकंट्रोल्ड रेन जो कहते हैं कि कभी भी कहीं भी हो जाएगी, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसान करती है। खासकर किसान भाइयों से पूछिए कि जब अप्रैल के महीने में वो अपना गेहूं की फसल काटने की तैयारी करते हैं और उस समय वो बारिश से कितना डरते हैं कि पता नहीं भगवान उनको उनकी फसल उनके घर तक जाने देगा कि नहीं देगा। रह गई जो प्राकृतिक कारणों के पीछे जो मानव जनित कारण है, उस पे चर्चा की जा सकती है, क्योंकि वो हमारे बस में है और उसको हम लोग अपने घर से, हमारे पर्यावरण विषय का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। आप सोचिए तो संसार के बारे में, लेकिन काम आपको अपने लेवल से शुरू करना होगा। और ये सभी जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके पीछे जो मनुष्य का आचरण है, जो उसकी जीवन शैली है, उस जीवन शैली ने ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाया है। जैसे जो मनुष्य के लिए आज की तिथि में आवश्यक उपकरण माने जाते हैं, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, ये इस तरीके के बहुत से मशीनी करण जो हमारे समाज का हुआ है, इसकी वजह से हमारे टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हो रही है। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे दें। कल्याणी जी, आप अयोध्या की हैं। राम मंदिर बनने के बाद पिछले साल इस शहर में लगभग 80,000 एयर कंडीशनर नए लगे। अब पर्यावरण की सीमाएं हैं। फैजाबाद की भौगोलिक सीमा बढ़ नहीं गई, वातावरणीय सीमा बढ़ नहीं गई, हवा उतनी ही है, जगह उतनी ही है, पानी उतना ही है, लेकिन एसी 80,000 बढ़ गए। तो जब 80,000 एसी बढ़े, तो उसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वो पर्यावरण पर पड़ेगा। और पिछले साल की गर्मी ने अयोध्या की जनता को ये बता भी दिया। दूसरे, हमारे शहर की एक सीमा थी, एक सामान्य कि कितना लोड हम ले सकते हैं, और अब ये स्थिति है कि हमारे यहाँ 50-50 हजार लोग बाहर से लोग आ रहे हैं तीर्थयात्री के रूप में। सवाल ये नहीं है कि वो 50,000 आ रहे हैं, सवाल ये है कि वो 50,000 कैसे आ रहे हैं। वो वाहनों का उपयोग करके आ रहे हैं। तो उसी जनपद में, उसी अयोध्या नगरी में प्रतिदिन लगभग 10,000, 5,000, 4,000 अतिरिक्त वाहन बाहर से आ रहे हैं,
जिसका लोड कौन बियर करेगा? अयोध्या ही करेगी। अगर वो 50,000 की जनता अयोध्या में आ रही है, तो वो किसी होटल में रह रही होगी, किसी लॉज में रह रही होगी, वहां पंखा चल रहा होगा, एसी चल रहा होगा, रेफ्रिजरेटर चल रहा होगा। निश्चित रूप से इस तरीके की जब एक्टिविटीज बढ़ती हैं, उससे हमारा जो वातावरण है वो प्रभावित होता है। और जो विजुअल है, चूंकि हम लोग नीचे के क्षेत्र के रहने वाले हैं, हम लोगों को ये दिखाई देता है कि टेम्परेचर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। अब 42 डिग्री 43 डिग्री कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में अब हमको ये जरूर विचार करना होगा कि क्या हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे ही हाथ में है। जैसे एक सामान्य जनमानस को इसकी जानकारी है कि अगर पौधे लगाए जाएं तो पर्यावरण संरक्षित होगा, ये बच्चे को भी जानकारी है। तो इस कार्यक्रम को हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं कि लोग स्वतः आवें, हर खाली जगह पे पौधा लगावें, हर जगह पर वृक्ष से भरे हों। अयोध्या के विकास में पर्यावरण का विनाश हुआ है। बहुत से हेरिटेज प्लांट जो थे, हेरिटेज ट्री थी, काटी गई हैं। लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी जगह नए पौधे हम लगाएं, जो नए पेड़ हों। आज से 5 साल 10 साल बाद जब वो तैयार होंगे, आपने सुना भी होगा कि राम मंदिर परिसर में बृहद वृक्षारोपण की योजना है। उसका पूरा डिजाइन उन्होंने बनवाया है कि किस क्षेत्र में किस तरीके के पौधे लगेंगे। रामचरितमानस और रामायण में तो उस काल में जो मेडिसिनल पौधे थे उनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर हम अयोध्या नगरी की प्राचीनता को भी कायम रखना चाहते हैं तो हम उन्हीं पौधों का पौधारोपण करें और फिर से एक बार ये दिखाएं कि नहीं, हम राम नगरी में ही रह रहे हैं। एक रामनामी का वृक्ष है आपके इस यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इसके साथ दूसरा जो हमारी जीवन शैली है, कि बहुत छोटा सा उदाहरण है, कोरोना पीरियड में कार पूलिंग का एक कॉन्सेप्ट हुआ था कि अगर एक आदमी जा रहा है, या दिल्ली में होता है, दिल्ली में जब आईक्यू जो एक्यूआई जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वहां पर लोग कार पूलिंग करने लगते हैं कि एक ही बिल्डिंग से 4 लोग निकल करके एक ही ऑफिस में जाते हैं, तो क्यों ना एक गाड़ी से जाए। फैजाबाद में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक गाड़ी में 4 पहिया लगा है तो उसमें 4 लोग तो बैठ ही सकते हैं। एक मोटरसाइकिल में 2 पहिया लगा है तो 2 लोग तो बैठ ही सकते हैं। आपके पास नहीं है, कोई जा रहा हो, आप उसको लिफ्ट दे दीजिए। तो निश्चित रूप से हम पर्यावरण के संरक्षण में या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने में कुछ न कुछ सहायता कर। दूसरा, भवन निर्माण की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट हो गया है कि आप अपने भवन को किस तरह से ज्यादा हरित बना सके। निश्चित रूप से जब ग्रीन बिल्डिंग बनाएंगे तो आपको एसी कम चलाना पड़ेगा, पंखा कम चलाना पड़ेगा, तो भी आप डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट रूप से आप संरक्षित कर सकेंगे। अगर ग्रीन बिल्डिंग हम बनाते हैं तो वो आगे चल करके हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसके बहुत से उदाहरण बंगलौर में, केरल में लोगों ने दिए हैं, लोगों ने बनाए हैं। दूसरा, अगर हमारे पास भगवान ने 10 फुट की भी जमीन दी है तो उसको हमको संरक्षित करना है, बजाय इसके कि हम उसके ऊपर संगमरमर या टाइल्स लगाते हैं। हम अपनी सामान्य दिनचर्या से इस ग्लोबल वार्मिंग के इशू को बहुत हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। ये तो हमारी वार्ता बहुत छोटी है और इसमें हम आपको 2-1 एग्जाम्पल ही बता सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जागरूक नागरिक की तरह अपने समाज में आगे पीछे आप देखेंगे और उसकी तुलना करेंगे तो लगेगा कि नहीं, हम बहुत काम ऐसा है जिसको हम स्वतः करें तो हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा। अभी कल्याणी, आप भी पढ़ने आती होंगी या कहीं जाती होंगी, होटलों में जाती होंगी, परिवार के साथ जाती होंगी, तो आप देखती होंगी पर्यावरण के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि पर्यावरण जब अनुकूल होता है तो आपको उतना ही आनंद देता है, और जब प्रतिकूल होता है तो उसका 2 गुना दर्द देता है। और उसी आनंद की तलाश में हम पहाड़ी क्षेत्रों में भागते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर पर्यावरण अनुकूल है। लेकिन आपने उस समय की कल्पना की है जब आइस फ्रीजिंग हो जाती है,
तो वहां के लोग फिर नीचे भागते हैं क्योंकि यहाँ का पर्यावरण अनुकूल है। तो हमको ये सामंजस्य बैठाना है कि गांधी जी ने कहा था कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो हमारे संसाधन हैं, ये हमारे उपयोग के लिए हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं, लालच पूरा करने के लिए नहीं है। अगर हम उस सिद्धांत को अपने जीवन में आत्मसात करें तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से हम बहुत हद तक निपट सकते हैं। एक चूंकि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का जो उपयोग है ये ग्लोबल वार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ऊर्जा का उपयोग नियंत्रित कर दें, जैसे कि अननेसेसरी बिजली या पंखा या एसी या और उपकरण हैं उनको ना चलावें, जिससे हमारी ऊर्जा की उपयोगिता कम हो। जब ऊर्जा की देखिए ये सारी चीजें पर्यावरण में सब कुछ संतुलित करने के लिए कहा गया है। कोई ये नहीं कहता कि इसको बंद कर दो। बंद करने से तो सृष्टि रुक जाएगी, बंद करने की बात नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज का संतुलित उपयोग ही आपके पर्यावरण को संरक्षित कर सकता है। सर ये तो हो गई समस्या की बात। हम्म, सर अब ये बताइए कि इस बढ़ती गर्मी को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम्म, हम क्या कर सकते हैं? मतलब दुनिया भर के देश और हमारी सरकारें छोटे बड़े कौन से कदम ऐसे उठा रही है जिससे ठीक हो सकता है ये? देखिए इसमें सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी तय करने से काम नहीं चलेगा। इसमें हमको आगे बढ़ करके खुद ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसलिए हमारे घर में कितना पेड़ लगेगा ये सरकार नहीं तय कर पाएगी। हमारा 500 स्क्वायर फीट का घर है, हमारा 1000 स्क्वायर फीट का घर है, हमारा 1 बीघे का घर है, उसमें कितने पेड़ लगेंगे ये हमको तय करना पड़ेगा। सरकार आपकी इतनी मदद कर देगी कि आप अगर आगे बढ़ेंगे तो कह देगी कि ठीक है पेड़ हम दे दे रहे हैं, लेकिन पेड़ भी वो एक बार देगी। अब उसको अगले साल 2 साल 4 साल तक संरक्षित आपको करना है। सरकार रोड बनाती है, शहरों का विकास करती है, प्लांटेशन स्कीम होती है। अभी 5 जून पर विश्व पर्यावरण दिवस आ रहा है और बहुत बृहद स्तर पर फिर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, पौधे लगाए जाएंगे। लेकिन वो पौधे संरक्षित कितने हो रहे हैं? क्योंकि पौधा तो तब आपके लिए यूजफुल है जब वो वृक्ष बने। अगर वो वृक्ष नहीं बन पा रहा है तो हमारी योजना विफल है। तो ऐसे में प्लांटेशन और वृक्षारोपण एक ऐसी योजना है कि जिसके द्वारा हम इस समस्या का पूरा तो नहीं लेकिन 30-40% समाधान हम लोग कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया कि जो भौतिक संसाधन है उसका भी उपयोग हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। सरकार की लेवल पे ये तय करना पड़ेगा, जैसे पानी का उपयोग है, पानी के उपयोग पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। हम जमीन के नीचे से पानी निकालते हैं, मोटर लगा रखे हैं, उसी पानी को हम पीते हैं, उसी से नहाते हैं, उसी से खाना बनाते हैं, उसी से घर धुलते हैं, उसी से कपड़ा धुलते हैं, उसी से गाड़ी भी धुल देते हैं। जबकि वो पानी बहुत प्रीसियस है, बहुत मुश्किल से वो इकट्ठा हुआ है। हमको नहीं करना चाहिए, हमको वर्गीकृत उपयोग उसका करना चाहिए कि कौन से पानी से हमें घर धुलना है, कौन से पानी से गाड़ी धुलना है और कौन पानी मुझे पीना है। हमारी जो जो पर कैपिटा डिमांड है वो पर कैपिटा डिमांड इसीलिए बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि हम उसी पानी से हम घर बना भी रहे हैं, घर धुल भी रहे हैं, कपड़ा भी धुल रहे हैं, गाड़ी भी धुल रहे हैं। तो इस पे सरकार को विचार करना होगा कि ऐसी योजनाएं लाएं जिनसे कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और दुरुपयोग रोका जा सके, और ये ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में बहुत सहायक होगा। सर या तो हो गई बड़े स्तर की बात, लेकिन जैसे कि हम जैसे आम लोग इसमें क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए या कम करने के लिए? हमारी इसमें क्या मुख्य भूमिका है? देखिए जो इस तरीके के जितने भी परिवर्तन इतिहास पढ़िएगा तो इस तरीके के जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो जब सामाजिक आंदोलन हुए हैं उसके लिए, और सामाजिक आंदोलन सरकार नहीं कराती है, आम जनमानस ही करता है। हमारे आपके बीच से ही कोई आगे आएगा, पहले उसके कम फॉलोवर होंगे, 10-20 लोग होंगे, लेकिन आगे चल करके ज्यादा होंगे। और इसी तरीके के आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के लिए जब चलेंगे और जब आम जनता को ये लगेगा कि नहीं
अब ये हमारी सीमा से बाहर जा रहा है, हम इसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तो इसको करना पड़ेगा। पर्यावरण आपको ऑप्शन नहीं देता है, पर्यावरण तो कंपल्शन है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे। कोरोना ने हमको सिखा दिया कि जिस जिस हवा की हम कोई कदर नहीं करते, वहां पर हवा कैसे खरीदी गई और कैसे बेची गई। बड़े बड़े लखपति करोड़पति वो नहीं व्यवस्था कर पाए, पैसा रखे हुए भी ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए और वो चले गए। तो पर्यावरण तो कभी भी ऑप्शन नहीं देता, वो कंपल्सन देता है कि आपको इसको करना ही करना है। आज नहीं करेंगे कल करेंगे, करना तो पड़ेगा। टेम्परेचर में आज सबसे बढ़िया आसान है आपके पास कि गर्मी ज्यादा बढ़ी है, आपके पास पैसा है, आप एसी लगा लेंगे। लेकिन एक समय आएगा ना कि एसी भी काम नहीं करेगी, टेम्परेचर 50-55 जहां होगा एसी भी काम नहीं करेगी, बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो ये तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट तक आप जब पहुंच जाएंगे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसलिए करना तो हम ही को है। अब उसमें मैंने आपसे बताया कि जैसे मैं कह रहा हूं कि पानी के उपयोग को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, ये आम जनता को भी तो करना चाहिए, हमको भी तो करना चाहिए। हम घरों में आरओ वाटर लगा करके लाखों लाखों लीटर पानी फेंक दे रहे हैं, क्यों फेंक दे रहे हैं भाई? वो पानी हमारी जो है विरासत में नहीं हमको मिला हुआ है कि ये आपका अधिकार है। वो पानी सरकार जिस दिन चाहेगी टैक्सेशन कर देगी। आप उन क्षेत्रों पे पूछिए, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पूछिए जहां महिलाएं 10-10 किलोमीटर सर पे अपने जो है 5-5 लीटर 10-10 लीटर पानी लेकर के आती हैं, तब उनकी पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। आप उन पहाड़ी क्षेत्रों में पूछिए जहां पानी तो बहुत है, पीने लायक नहीं है। समुद्री क्षेत्रों में पूछिए, पानी तो पानी ही पानी है, लेकिन पीने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमने उसका दुरुपयोग किया है। मैंने आपसे बताया, हमने अपने घर में 300 फीट की बोरिंग कराई और उसमें एक मोटर लगाया। अब मोटर की कोई लिमिट नहीं है, हम उसी में पानी पी भी रहे हैं और उसी पानी से हम घर भी धुल रहे हैं, गाड़ी भी धुल रहे हैं। क्यों धुल रहे हैं भाई? एक गाड़ी धुलने में आप 500 लीटर बर्बाद करिए। एक आदमी दिन भर में 4 लीटर 5 लीटर पानी पीता है, तो 100 दिन का उसका पीने का पानी की व्यवस्था है। हमने 100 दिन का पानी आधे घंटे के अंदर खराब कर दिया। तो ये जो संसाधनों का संरक्षण है, इसको हम करने लगेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। तो इसके लिए हमको व्यक्तिगत स्तर पे ही प्रयास करना पड़ेगा। सरकार के भरोसे हम बहुत दिन तक नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार तो 5 ही साल रहेगी, लेकिन हमारा जीवन और पर्यावरण तो अनंत काल के लिए है। सर, अंत में हमारे दर्शकों को ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कोई एक संदेश दीजिए जिससे सबको याद रहे। देखिए, पर्यावरण आपका है। ये पर्यावरण आप न किसी से लेंगे न किसी को देंगे। जितने दिन आप रहेंगे उतने दिन इस पर्यावरण का उपभोग करेंगे। आप पर्यावरण को इस तरीके से अपना मान के, जैसे आप अपनी संपत्ति, अपना पैसा, अपना स्वास्थ्य सुरक्षित करते हैं, उसी तरीके से पर्यावरण का संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना कीमती वक्त थैंक यू दिया। कल्याणी।